डियर स्टूडेंट्स, अब कोलाइडल स्टेट में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ चार्ज पढ़ा था, आवेश की उत्पत्ति। तो एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल is confirmed by electrophoresis experiment। किसी भी कोलाइडी कणों पर उपस्थित वैद्युत आवेश की जो है का कंफर्मेशन की पुष्टि जो है वो प्रयोग से होती है, और वो प्रयोग क्या है? वैद्युत कण संचलन। तो इसमें करते क्या है, एक यू आकार की ट्यूब लेते हैं जिसमें हम सॉल्व सोल्यूशन, कोलाइडी सोल्यूशन जो है कोलाइडल सोल्यूशन हम भर लेते हैं। इसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, एक एनोड और एक कैथोड। और जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड से कनेक्ट करते हैं तो ये ऑब्जर्व होता है कि इस सॉल्यूशन में किस जो है ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स मूव्स टुवर्ड्स एनी वन इलेक्ट्रोड और अदर इलेक्ट्रोड। यानी इसमें जो है, इस प्रयोग में हम एक यू आकार की ट्यूब लेते हैं, इसमें प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और इसमें हम कोलाइडी विलयन को भर लेते हैं। और कोलाइडी विलयन भर करके जो है जब इसमें वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये पाया जाता है कि इस कोलाइडी विलयन के सभी कोलाइडी कण एक ही इलेक्ट्रोड की तरफ गति करते हैं, या तो एनोड की तरफ या कैथोड की तरफ। तो इससे प्रूफ होता है कि ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स possess आइडेंटिकल चार्ज। इससे ये सिद्ध होता है कि सभी कोलाइडी कणों पर समान आवेश होता है। अगर कोलाइडल पार्टिकल एनोड की तरफ मूव करते हैं, कोलाइडी कण एनोड की तरफ गति करते हैं, तो ये प्रूव करता है कि इन पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे तो ये प्रूव करता है कि इन कोलाइडल पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यही कोलाइडल पार्टिकल का मूवमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो कोलाइडल पार्टिकल जो है, जो ये मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स under an applied electric field or electric potential is called electrophoresis। वैद्युत विभव के प्रभाव में कोलाइडी कणों
की गति, कोलाइडी कणों की गति या कणों का संचालन वैद्युत कण संचलन कहलाता है। तो ये प्रूव करता है कि इस पे एक जैसा आइडेंटिकल चार्ज होता है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट, ये जो है इसके पार्टिकल मूव करते हैं किधर, कैथोड की तरफ। तो ये प्रूव करता है कि इस पे जो है पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ये मूव करते हैं किस तरफ, एनोड की तरफ। तो ये प्रूव करता है कि इस आर्सेनियस सल्फाइड सॉल्ट के जो सॉल्ट पार्टिकल है उस पे निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो है हम कोलाइडल पार्टिकल पे आइडेंटिकल चार्ज होता है ये हम प्रूव कर सकते हैं। अब अगर इसमें जो है अगर हम किसी भी सुटेबल मेथड से जो है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, जो सॉल्ट पार्टिकल है, इसको जो है हम प्रिवेंट कर देते हैं। कहने का मतलब है कि व्हेन इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज मूवमेंट ऑफ salt particle is prevented by suitable means, it is observed that the dispersion medium begins to move in an electric field. This is known as electroosmosis. This phenomena is termed as or known as इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगर हम किसी उपयुक्त विधि से इस वैद्युत कण संचलन को रोक देते हैं, यानी कोलाइडी कणों की गति को जो है वैद्युत क्षेत्र में किसी भी विधि से रोक देते हैं, तो ये देखा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र में जो परिक्षेपण माध्यम है उसके कण गति करने लगते हैं। तो इसी परिक्षेपण माध्यम के जो है जो कण जो गति करने लगते हैं, यही परिघटना जो है वो वैद्युत परासरण कहलाती है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या वैद्युत परासरण स्पष्ट हो गया होगा। यानी हम इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोक दें बाय सुटेबल मीन, किसी भी उचित माध्यम से हम वैद्युत कण संचलन को रोक दें, तो क्या ऑब्जर्व होता है कि डिस्पर्जन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम, इसके पार्टिकल जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने लगते हैं। जो है जो वैद्युत क्षेत्र है उसमें परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल मूव करने लगते हैं। तो वही डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल का मूवमेंट होता है, वही फेनोमेना जो है, दैट फेनोमेना इज नोन एज इलेक्ट्रोऑस्मोसिस या वैद्युत परासरण।
नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कोएगुलेशन, स्कंदन। अगला जो है कोलाइडल सिस्टम की जो है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोएगुलेशन। या इसी को कहते हैं स्कंदन। तो आप पीछे जो है पेप्टाइजेशन पढ़ चुके हैं, उसी का जस्ट रिवर्स है। तो ये है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इनटू सस्पेंशन इज नोन एज कोएगुलेशन। कोलाइडी कणों को निलंबित कणों में परिवर्तित करने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। या इसको दूसरे ढंग से भी परिभाषित किया जा सकता है, दूसरे मेथड से भी डिफाइन किया जा सकता है। द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स यानी कोलाइडल पार्टिकल का एग्रीगेट बनाना, आपस में कंबाइन करके एग्रीगेट बनाना। द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बिकॉज ऑफ रिमूवल ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन इट इज नोन एज कोएगुलेशन। कोलाइडल पार्टिकल पर आइडेंटिकल चार्ज होता है, जिसके कारण वो फार अपार्ट दूर दूर रहते हैं और एग्रीगेट नहीं बनाते हैं। अगर उसके चार्ज को हटा करके उनका एग्रीगेट बना दिया जाए तो वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी इसको हम कह सकते हैं छोटे छोटे कोलाइडी कणों को अनावेशित करके, अनावेशित होने के कारण आपस में मिलकर बड़ा कण के रूप में, बड़े कण के रूप में अवक्षेपित हो जाने की प्रक्रिया स्कंदन कहलाती है। तो दोनों तरह से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हम दोनों डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ aggregation of colloidal particles because of removal of charge present on it, on them लिख लीजिए, particles हैं तो on them is known as कोएगुलेशन। हिंदी में लिखेंगे छोटे छोटे कोलाइडी कणों का अनावेशित होने के फलस्वरूप आपस में मिलकर बड़े कणों के रूप में अवक्षेपित हो जाना
स्कंदन कहलाता है। इसकी दूसरी डेफिनेशन जो हमने आपको बताई थी वो भी लिख लीजिए। द प्रोसेस ऑफ conversion of colloidal particles into suspended particles is known as coagulation। कोलाइडी कणों के निलंबित कणों में परिवर्तित होने की क्रिया स्कंदन कहलाती है। अब इसमें कोएगुलेशन जनरली जो है इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके जो है हम मिलाते हैं, और कॉमन कोएगुलेशन आपने देखा होगा कि जो है वो जो डेली लाइफ में आपने देखा होगा मिल्क में जो है लेमन मिलाते हैं तो दूध कहते हैं कि वो दूध फट गया, तो ऐसा नहीं, उसमें जो फैट पार्टिकल हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। तो दूध में जो है नींबू मिला करके उसको फाड़ना जो है ये भी एक तरह का कोएगुलेशन ही है। तो इसमें कोएगुलेशन की कई मेथड हैं, उनको हम एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। Methods of coagulation। स्कंदन की विधियां। तो इसका जो फर्स्ट मेथड है बाय बॉइलिंग, उबाल कर। तो इससे कैसे होता है, इसमें कुछ सॉल ऐसे होते हैं जैसे सल्फर, सिल्वर क्लोराइड, इन सबको हीट करने पर इनका कोएगुलेशन हो जाता है। कुछ सॉल जैसे सल्फर, सिल्वर क्लोराइड, इनको गर्म करने पर इसका स्कंदन हो जाता है। इसका रीज़न क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं तो जो इनकी कोलाइडल पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। हीट करने पे कोलाइडी कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है वो बढ़ जाती है, और इसके बावजूद कि उनमें आइडेंटिकल चार्ज है वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और एग्रीगेट बना करके सेटल डाउन हो जाते हैं। यानी इसके बावजूद कि
उनमें जो है समान आवेश है तो गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो कोलाइडी कण निकट आकर के जो है वो संगुणित होकर के बड़े आकार का कण बना करके अवक्षेपित हो जाते हैं। तो इस तरह से उनका कोएगुलेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल बटर, मक्खन को जो है जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें से वाटर और फैट दोनों सेपरेट हो जाते हैं। मक्खन को जो है गर्म करने पर उसमें पानी और जो वसा होती है वो दोनों पृथक हो जाती है। सेकंड मेथड है बाय कूलिंग। ठंडा करके। तो इसमें कुछ कोलाइडल सिस्टम ऐसे होते हैं, मेनली इमल्शन पायस। कुछ कोलाइडी निकाय ऐसे होते हैं, मुख्यतः पायस, जिनको जो है अगर तेजी से ठंडा किया जाए, सडनली उनको कूल किया जाए, तो उनका कोएगुलेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क इमल्शन है, उसको सडनली अगर हम कूल करें तो उसमें से फैट जो है वो सेपरेट हो जाती है, फैट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं। ये आपने कॉमन एग्जांपल देखा होगा, मिल्क में कभी कभी फैट पार्टिकल्स ऊपर तैरते रहते हैं। अगर उनको रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में रखें तो आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा। तो बहुत से ऐसे कोलाइडल सिस्टम है जिनको आप सडनली जो है कूल करेंगे, बहुत अधिक कूल करेंगे, तो उनमें से जो है जो डिस्पर्स फेज है वो कोएगुलेट होकर के सेपरेट हो जाएगा। और मेनली ये प्रोसेस इमल्शन पायस में होता है, ये मुख्यतः। तीसरा है बाय डायलिसिस। अपोहन द्वारा। ये आप जानते हैं कि trace of electrolyte is required for the stability of colloidal solution। विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा जो है वो किसी भी कोलाइडी निकाय को स्थायी रखने के लिए आवश्यक है। तो अगर जो है हम डायलिसिस करके, अपोहन करके, यानी कंटिन्यूअस, लगातार, बाय रिपीटिंग डायलिसिस, यानी बार बार अपोहन करके जो उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य की जो सूक्ष्म मात्रा है, उसको भी बाहर निकाल दिया जाए तो कोलाइडल सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा और उसके पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं वो आपस में मिल करके एग्रीगेट बनाएंगे और सस्पेंडेड पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम बाय रिपीटिंग डायलिसिस बार बार अपोहन करके जो है उसमें जो कोलाइडी निकाय के स्थायित्व के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्य की मात्रा है उसको भी निकाल दें तो कोलाइडी कण आपस में संगुणित होकर, निकट आकर संगुणित होकर के वो बड़े कण के रूप में निलंबित हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे और अवक्षेपित हो जाएंगे और उनका कोएगुलेशन हो जाएगा। फोर्थ वन है बाय वायलेट स्ट्रिंग और
वाइब्रेटरी एक्शन। तेजी से हिलाकर या कंपन द्वारा तो किसी भी सॉल को जो है अगर हम बहुत तेजी से वायलेट स्टीयरिंग जो है करें या वाइब्रेट करें उसको विद अल्ट्रासाउंड या सम कोलाइडल सिस्टम्स गेट कोएगुलेटेड। यानी किसी भी सॉल को जो है हम तेजी से हिलाकर या अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, पराध्वनि जो तरंगे हैं, इनके द्वारा उनमें हम कंपन उत्पन्न करें तो भी इसका स्कंदन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका रिमूवल ऑफ बटर फ्रॉम कर्ड बाय विगरस स्टीयरिंग, यानी दही से जो बिलोकर यानी मथ कर, जिसको आप डोमेस्टिक घरों में देखते हैं, मथानी से जो स्टीयर जो होता है हिलाने के लिए यूज करते हैं, इस तरह से हिलाते हैं। तो उस कर्ड से जो है हम मक्खन को, बटर को जो है सेपरेट कर लेते हैं बाय विगरस स्टीयरिंग। उसके द्वारा जो है वो तेजी से उसको हिलाकर जो है हम दही से मक्खन निकाल लेते हैं। फिफ्थ वन है बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत कण संचलन द्वारा। तो अभी आपको जस्ट इस टॉपिक के पहले ही इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या था, दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे और कोलाइडल पार्टिकल किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल जो है वो किसी एक इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, या तो एनोड या तो कैथोड, और वहां पर जाकर के क्या होंगे, ये डिस्चार्ज होंगे, यानी ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अपना चार्ज लूज कर देंगे और यहीं पर ये एग्रीगेट बना करके जो है वो कोएगुलेट हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। तो ये कोलाइडल पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस पर अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर के ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और जिसके कारण, चार्ज हट जाने के कारण, इनका कोएगुलेशन हो जाता है। वैद्युत कण संचलन में ये विपरीत इलेक्ट्रोड पर जाकर के ये कण उदासीन हो जाते हैं, जिसके कारण उनका स्कंदन हो जाता है। सिक्स्थ मेथड है म्यूचुअल कोएगुलेशन। पारस्परिक स्कंदन। तो इसमें दो अपोजिटली चार्ज जो है कोलाइड को जब हम मिक्स करेंगे सुटेबल प्रोपोर्शन में, तो अपोजिट चार्जेस वो क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। अपोजिट चार्जेस न्यूट्रलाइजेस टू ईच अदर एंड कोएगुलेशन टेक्स प्लेस। और इसमें दोनों ही सॉल जो होंगे उनके सॉल पार्टिकल्स का कोएगुलेशन हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को जो है दिस इज नोन एज म्यूचुअल कोएगुलेशन। यानी जो दो विपरीत आवेशित
कोलाइडी विलयनों को मिलाएंगे तो उन दोनों कोलाइडी विलयनों के कोलाइडी कणों के आवेश परस्पर एक दूसरे को उदासीन करके स्कंदित हो जाते हैं। यही क्रिया जो है पारस्परिक स्कंदन, म्यूचुअल कोएगुलेशन कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जो है, जो पॉजिटिव सॉल है फेरिक हाइड्रोक्साइड का, रेड कलर का होता है, इसमें जो है नेगेटिव सॉल आर्सेनियस सल्फाइड, ये येलो कलर का होता है। इसको जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये दोनों, इन दोनों के जो चार्ज हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और उनका कोएगुलेशन हो जाएगा और जो सॉल्यूशन होता है वो कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ये रेड कलर का होता है, ये येलो कलर का सॉल होता है। ठीक, दोनों को जब ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। अब इसका लास्ट प्रोसेस जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, by adding electrolyte विद्युत अपघट्य मिलाकर तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कोएगुलेशन। इसमें particles of dispersed phase carry electric charge, either positive or negative. तो when electrolyte is added, मान लीजिए, एज्यूम कर लीजिए कि कोई कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल सॉल्यूशन है और इसमें हम मान लेते हैं पॉजिटिव सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। तो ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, कैटायन और एनायन। तो इसमें जब सॉल्ट सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे तो जो सॉल्ट के पार्टिकल पे चार्ज होगा उससे अपोजिट चार्ज वाला पार्टिकल जो है इलेक्ट्रोलाइट का आयन इन सॉल्ट पार्टिकल्स को के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा और वो जब न्यूट्रलाइज होंगे तो वो एग्रीगेट बना करके कोएगुलेट हो जाएंगे। तो यही जो आयन जो रिस्पॉन्सिबल होता है कोएगुलेशन के लिए, ये कहलाता है इफेक्टिव आयन। जब किसी भी कोलाइडी विलयन में जब हम विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो मान लीजिए कि धन आवेशित कोलाइडी विलयन है कोई, यानी इसके जो कोलाइडी कण है इस पे धन आवेश है, तो इसमें जब हम विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो विद्युत अपघट्य में धन आयन और ऋण आयन होंगे। तो जो कोलाइडी कणों पर आवेश होगा उसके विपरीत आवेश वाला विद्युत अपघट्य का आयन यानी ऋण आयन, जैसे ये पॉजिटिव सॉल है तो नेगेटिव आयन, इसके आवेश को उदासीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। जब ये इसका आवेश उदासीन हो जाएगा तो ये बड़ा पार्टिकल बना लेगा, आपस में संगुणित होकर के निलंबित हो जाएंगे और शेप के रूप में नीचे बैठ जाएंगे। तो यही आयन जो कोलाइडी कणों से विपरीत आवेश रखता है उसको हम
प्रभावी आयन कहते हैं, और यही प्रभावी आयन ही जो है वो स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये चीज स्पष्ट हुई। कि coagulation by adding electrolyte in colloidal solution is known as coagulation, and the ion which possesses opposite charge to the colloidal particle is responsible for neutralization of salt particles. This oppositely charged ion of electrolyte is known as effective ion। यानी किसी भी कोलाइडी निकाय में विद्युत अपघट्य मिलाकर कोलाइडी कणों को स्कंदित करना, कोलाइडी कणों के आवेश को उदासीन करके स्कंदित करना ही इस मेथड में होता है। और जो आयन कोलाइडी कणों का विपरीत आवेश रखता है वही स्कंदन के लिए उत्तरदायी होता है, जिसको हम प्रभावी आयन कहते हैं। तो पॉजिटिव सॉल जो होगा, फॉर पॉजिटिव सॉल धन आवेशित जो सॉल होगा, तो उसके लिए जो नेगेटिव आयन इफेक्टिव आयन होंगे, इसके लिए जो इफेक्टिव आयन जो होंगे इसका जो प्रभावी आयन होगा वो क्या होंगे, जितने भी नेगेटिव आयन होंगे Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, बहुत सारे आप लिख सकते हैं, सल्फेट आयन, फॉस्फेट आयन, ये सब होंगे। और फॉर नेगेटिव सॉल्ट पार्टिकल्स जो इफेक्टिव आयन होगा, जो प्रभावी आयन होंगे, तो नेगेटिव सॉल्ट के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन जो होगा वो आपका इफेक्टिव आयन होगा। फॉर एग्जाम्पल Na प्लस, K प्लस, Ba2 प्लस, Al3 प्लस, Ti4 प्लस एक्सेट्रा। तो ये सब इसके लिए इफेक्टिव आयन होंगे। अब इसमें जो है जो इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ कोएगुलेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट, वो जो है वो हार्डी-शुल्ज़े ने दिया था, तो उसको हम हार्डी-शुल्ज़े रूल से निकालते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके आगे उसको देखते हैं हम लोग। Explanation of coagulation by electrolyte। वैद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन की व्याख्या।
तो ये एक्सप्लेनेशन जो है हार्डी सुल्जे ने दिया था। तो इन्हीं के नाम से जो है इसको हम हार्डी सुल्जे नियम, इसी से जो है इसको हम पढ़ेंगे। हार्डी सुल्जे या सुल्जे दोनों लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन एन electrolyte is added to a colloidal system, the electrolyte ion carrying opposite charge to that of colloidal particle is responsible for the coagulation. This ion is termed as effective ion. यानी कोलाइडी तंत्र में या कोलाइडी निकाय में विद्युत अपघट्य मिलाने पर जो है विद्युत अपघट्य का वह आयन जो कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश रखता है, स्कंदन के लिए उत्तरदायी है, जिसे प्रभावी आयन कहलाता है। यानी जो फर्स्ट पॉइंट था वो क्या था, इफेक्टिव आयन के बारे में था, और इसको हम अभी बता चुके हैं पूरा डिटेल। इफेक्टिव आयन क्या होता है कि प्रभावी आयन जो होगा यही क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर कोएगुलेशन। यानी ये स्कंदन के लिए उत्तरदायी होगा। और इफेक्टिव आयन क्या होगा, विच possess opposite charge to that of सॉल्व पार्टिकल। यानी प्रभावी आयन वो आयन होगा जो कोलाइडी कणों के विपरीत आवेश रखने वाला आयन होगा। सेकेंड, जो कोएगुलेशन पावर ऑफ इफेक्टिव आयन, कोएगुलेशन पावर ऑफ इफेक्टिव आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वैलेंसी ऑफ इफेक्टिव आयन। यानी greater the valency of effective ion of an electrolyte, greater will be the coagulation power of an electrolyte. तो विद्युत अपघट्य के प्रभावी आयन की स्कंदन क्षमता जो होगी वो समानुपाती होगी प्रभावी आयन की संयोजकता पर। यानी किसी भी प्रभावी आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उस
विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो कोएगुलेशन पावर जो होगा फॉर पॉजिटिव सॉल, धन आवेशित सॉल के लिए जो है कोएगुलेशन पावर का जो ऑर्डर होगा वो इस तरह से होगा। इलेक्ट्रोलाइट का अब इसमें पॉजिटिव सॉल के लिए जो है एनायन इफेक्टिव आयन होगा। तो देखिए इसमें एनायन क्या है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कि क्या ऑर्डर होगा, किसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। तो आप इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे और इलेक्ट्रोलाइट में कैसा सॉल है उसमें से एनायन, तो इसकी वैलेंसी सबसे ज्यादा है, जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज होगा उसी की वैलेंसी सबसे ज्यादा होगी। तो जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी वो उसकी जो है कोएगुलेशन पावर, स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। जैसे मान लीजिए 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज का सॉल है तो इसका 1 मोल जो है इसके 4 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, जबकि KNO3 इसका 1 मोल केवल 1 मोल को ही न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसकी कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। इसी तरह से कोएगुलेशन पावर फॉर नेगेटिव सॉल, नेगेटिव सॉल के लिए इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन इफेक्टिव आयन होगा। तो वहां हम कैटायन का जो है वैलेंसी देखेंगे, जिस कैटायन की वैलेंसी ज्यादा होगी या जिस कैटायन पर चार्ज ज्यादा होगा उसकी कोएगुलेशन पावर सबसे अधिक होगी। तो यहाँ कैटायन देखिए K+, Ba2+, Al3+, TH थोरियम है 4+। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा सॉल है, नेगेटिव सॉल, जिसपे 1 यूनिट चार्ज है सॉल पार्टिकल पे। तो अगर हम थोरियम नाइट्रेट ऐड करते हैं तो ये इसके 4 पार्टिकल यानी इसका 1 मोल इसके 4 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा, जबकि पोटेशियम नाइट्रेट का 1 मोल इसके सिर्फ 1 मोल को न्यूट्रलाइज करेगा। तो इसके कोएगुलेशन पावर ज्यादा हुई, क्यों? ज्यादा पार्टिकल को वो न्यूट्रलाइज करेगा। तीसरा पॉइंट जो हार्डी-सुल्जे रूल का था कि कोएगुलेशन पावर of an electrolyte is expressed in terms of its flocculation value. किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता, किसी विद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता या स्कंदन शक्ति
उसके ऊर्णनमान, फ्लक्चुएशन वैल्यू, इसको हिंदी में ऊर्णनमान कहते हैं, ऊर्णनमान के पदों में व्यक्त की जाती है। तो अब ये फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होती है, ऊर्णनमान क्या होता है, तो इसको जानिए। द मिनिमम अमाउंट ऑफ the electrolyte in millimole required to coagulate completely 1 liter of a sol is known as या is called as its flocculation value। यानी इसको हम लिख सकते हैं, किसी विद्युत अपघट्य का मिलीमोल, किसी विद्युत अपघट्य का मिलीमोल के पदों में वह कम से कम सांद्रण जो 1 लीटर सॉल को पूर्ण रूप से स्कंदित करने के लिए आवश्यक है, उस विद्युत अपघट्य का ऊर्णनमान कहलाता है। यानी 1 लीटर सॉल में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जो मिनिमम मिलीमोल जो उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देंगे, वही उसकी फ्लक्चुएशन वैल्यू कहलाएगी। अब यहां से एक चीज ध्यान रखिए, जिसकी वैल्यू व जिसके जो भी आपका इफेक्टिव आयन है जो इलेक्ट्रोलाइट का, उसकी वैलेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी फ्लक्चुएशन वैल्यू ऊर्णनमान उतना ही कम होगा। अब यहां से देखिए, अगर पॉजिटिव सॉल को न्यूट्रलाइज करना हो तो ये इफेक्टिव आयन 4 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये 4 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, जबकि ये केवल 1 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा अगर उस पार्टिकल पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो। यानी अगर कोलाइडी कण पर 1 इकाई धन आवेश हो तो ये प्रभावी आयन 4 कोलाइडी कणों को उदासीन करेगा।
और ये केवल एक को, तो इसकी क्या होंगे, कम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी, इसके मिलीमोल कम लगेंगे, इसके ज्यादा लगेंगे। यानी अगर 4 पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करना हो तो इसका केवल एक पार्टिकल या सिंपली 1 मिलीमोल चाहिए, जबकि इसके 4 मिलीमोल चाहिए। ये चीज स्पष्ट हो गई। इसी तरह से नेगेटिव सॉल्व के लिए जो होगा, इसकी कम अमाउंट लगेगी। अगर एक फिक्स चार्ज हम मान लें किसी नेगेटिव सॉल्व पार्टिकल पे, और इसकी एक्सेस अमाउंट लगेगी, अधिक मात्रा जो है वो लगेगी, तो फ्लक्चुएशन वैल्यू क्या होगा, जिसकी वैलेंसी ज्यादा होगी इफेक्टिव आयन की, उसके लिए कम होगी। तो ये यहाँ पे ये बेसिक चीज ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं, इवन देन कंपटीशन में पूछा जाता है कि किसके लिए फ्लक्चुएशन वैल्यू हाई होगी या लो होगी। तो फ्लक्चुएशन वैल्यू जो होती है ये रेसिप्रोकल होगी वैलेंसी और चार्ज ऑफ इफेक्टिव आयन। अगर चार्ज जो है या वैलेंसी अधिक होगी तो फ्लक्चुएशन वैल्यू यानी ऊर्णन मान क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अगर प्रभावी आयन की संयोजकता ज्यादा होगी यानी उस पर चार्ज ज्यादा होगा तो उसके लिए ऊर्णन मान कम होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ऊर्णन मान और जो वैलेंसी में जो रिलेशन होता है, फ्लक्चुएशन वैल्यू को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है z की पावर 6। यहाँ पर z जो होगा वो वैलेंसी ऑफ आयन होगा। तो अगर वैलेंसी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की 1 2 3 4 है अगर मान लीजिए, तो उसमें कितने मिलीमोल लगेंगे इसका हम रेशियो निकाल सकते हैं। यहां से ये देखिए बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इफेक्टिव आयन की वैलेंसी 1 है, अगर उस इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ती है कोएगुलेशन के लिए तो उसके 100 मिलीमोल लगेंगे। अगर उसकी जगह हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लें जिसमें जो इफेक्टिव आयन है उसकी वैलेंसी 4 हो तो उसके केवल 0.025 मिलीमोल ही लगेंगे। यानी फ्लक्चुएशन वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज जो है आप ध्यान रखिएगा, ये इससे निकालते हैं। तो ये इस तरह से ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया कोएगुलेशन और मेथड ऑफ कोएगुलेशन। इतनी चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।